मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक्स को देखेंगे ईआईए। ईआईए कहने का मतलब हुआ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली इम्पैक्ट कहने का मतलब हुआ कि इसका कोई भी चीज होता है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और कोई भी चीज है उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लाइक अगर हम कहीं पे डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या हुआ, अगर हम कहीं पे डैम बना लिए तो उस डैम के बनने से कुछ फायदा होगा कुछ नुकसान होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल फायदा क्या होगा कि जो वाटर अगर हम डैम बनाते हैं तो जो डैम में वाटर कलेक्ट होता है उस वाटर को हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। उसको हम लोग किसी भी सिटी में सप्लाई के लिए यूज कर सकते हैं। उस पानी को पीने के लिए हम किसी भी सिटीज में जो आसपास के सिटीज होंगे उसमें क्या करते हैं, भेज सकते हैं। तो वो वाटर को अगर हम यूज नहीं करते तो वो अपना वाटर क्या होता, फ्लो के साथ जाके ओशन में मिल जाता और हमारा नेचुरल रिसोर्स को हम यूज नहीं कर पाते। तो ये हमारा क्या हुआ, एक पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ कि अगर हम डैम बना रहे हैं तो उससे क्या हो रहा कि जो पानी एज इट इज नदी से जाके ओशन में मिल जाता, उस पानी को हमने क्या किया, यूज किया और उसको पॉजिटिव वे में यूज किया। पॉजिटिव कहने का मतलब हुआ कि उस पानी को हमने इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए यूज किया। दूसरा बात है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज कर लिया। तो ये सब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, अगर उस डैम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोग को वहां से क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि लोग का वहां का जो वो लोग जो वहां पे हैबिटेट का लॉस हो जाएगा उन लोग का। दूसरा चीज है जब डिफोरेस्टेशन करेंगे तो वो भी एक मेजर इशू बन जाएगा। डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, जो भी बहुत सारे स्पेसीज होंगे उन लोग का हैबिटेट क्या हो जाएगा, लॉस कर जाएगा वहां पे। उसके बाद अगर डिफोरेस्टेशन हाई ज्यादा हो चुका है उस कारण से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा जिससे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होगा। तो एक ही प्रोजेक्ट है, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड भी है और कुछ ना कुछ निगेटिव साइड है। तो जब कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को जब करते तो एक ही प्रोजेक्ट को जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं और उसी का निगेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं तो इसी को कहते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मतलब प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंट से रिलेट करके देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट पॉजिटिव होगा और किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है या निगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। तो इन सारे चीज को जब हम स्टडी करके एक स्टडी करते हैं और सबको एनालाइज करते हैं तो इसी चीज को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ये जो होता है, ये कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं उससे पहले ही ये सारा चीज हम लोग करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे हमको हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है या फिर हमको कहीं पे डैम टरबाइन यूज बनाना है तो उस केस में क्या होता है कि जब बनाना होता है, जब लोग सोचते हैं प्रोजेक्ट बनने से पहले ही हम लोग क्या करते हैं, उसको उसका एक एस्पेक्ट देखते हैं कि इन्वायरमेंट को ये किस तरह से मतलब इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से ये बेनिफिट होगा और किस तरह से ये हार्मफुल होगा। तो ये सारा कुछ जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट के बनने से पहले होता है। तो इसी को हम लोग जब हम ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड करके उस प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जस्ट लाइक कि अगर हम लोग कभी डिजाइन सेक्शन करते हैं कि कितना कंक्रीट लगेगा, कितना रीइंफोर्समेंट लगेगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी या स्टील की तरफ लेके चले जाते हैं। उसी तरह से जब इन्वायरमेंट से रिलेट करके किसी भी प्रोजेक्ट को देखते हैं कि इन्वायरमेंट को ये किस तरह से हमको ये करेगा, पॉजिटिव बेनिफिट करेगा या हम लोग को हार्म करेगा, तो दोनों ही एस्पेक्ट को हम कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है, तो हम उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। और हमेशा एक बात याद रखना है कि यहाँ पे इफेक्ट नहीं लिखा हुआ। अगर इफेक्ट लिखा होता तो बस हम एक ही चीज को कंसिडर करते, लेकिन यहाँ इम्पैक्ट लिखा हुआ, इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों चीज को जब हम इन्वायरमेंट से रिलेट करके कंसिडर करेंगे तो उसी यूनिट को बोलते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ईआईए का मतलब क्या होता है, अभी तो हम ये देखें कि ईआईए कहने का मतलब हुआ कि किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते हैं और किसी उसी प्रोजेक्ट को हम निगेटिव एस्पेक्ट में भी लेते हैं। बट इसके कुछ डिफिनेशंस भी होता है, जैसे कि ईआईए कहने का मतलब हुआ इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द लाइकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। मतलब जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रपोज्ड हो चुका है, मतलब बन चुका है, उसी प्रोजेक्ट को जब हम लोग इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि हम गवर्नमेंट ने ये बोल दी कि यहाँ पे हम लोग डैम को बनाएंगे, तो डैम का प्रोजेक्ट अपना डैम बनाने का प्रोजेक्ट जो होता है कि उसका डिटेलिंग, आरसीसी, कंक्रीटिंग सारा कुछ वो गवर्नमेंट कर रही है। उसी समय साइमल्टेनियसली उसी के साथ
उसी प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से भी लोग देखना शुरू कर देते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे मान लो डैम बनता है तो वो किस तरह से इन्वायरमेंट को हार्म करेगा और किस तरह से इंसान को यहाँ आसपास के लोकल पीपल जो है उसको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली कर रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, प्रोजेक्ट अपना कंक्रीट ये सारा कुछ जो भी स्टील का है ये सारा कुछ उसका चल रहा है, उसी के साथ इन्वायरमेंट का भी सारा कुछ देख रहे हैं लोग अलग अलग एजेंसियां करके कि इन्वायरमेंट को किस तरह से ये बेनिफिट करेगा या हार्म करेगा, वो सारा कुछ वो देख रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हो चुका है उस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट के बनने से, प्रोजेक्ट ग्राउंड पे शुरू होने से पहले उसका डिटेलिंग भी हो रहा है, उसका डिजाइन सेक्शन भी प्रोजेक्ट का हो रहा है, उसी साथ साथ उस प्रोजेक्ट का शुरू होने से पहले इन्वायरमेंट को भी देखा जा रहा है। तो जो प्रोपोज प्रोजेक्ट है उसी को जब हम इन्वायरमेंट से रिलेट करके देख रहे हैं सारा कुछ को, वही लिखा है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द लाइकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ proposed project development taking into account interrelated socio-economic, cultural and human health impact both beneficial and adverse। मतलब जो हम उसका बेनिफिट और एडवर्स दोनों को जब देखते हैं, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो हो चुका है उस प्रोजेक्ट को जब हम इन्वायरमेंटल रिलेटेड देखते हैं, अब उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो रखते हैं, तो वही बताया कि एक तो पॉजिटिव और निगेटिव। तो वो पॉजिटिव निगेटिव में क्या था, सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कहने का मतलब सोसाइटी को इकोनॉमिक जनरेट कर रहा है या नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे हम लोग रिफाइन किसी कोई एक जगह है, लेट सपोज एक्स जगह, उस जगह पे अगर हम रिफाइनरी सेटअप कर रहे हैं, तो अगर हम रिफाइनरी सेटअप कर रहे हैं तो उससे जो लोकल पीपल है जिसको वहां से हम लोग डिस्प्लेस करके उस जगह पे सेटअप तैयार किए हैं, वहां के उस लोग को जिसके जमीन पे हमने रिफाइनरी सेटअप किया, क्या उस लोग को हम लोग इंप्लॉयमेंट दे रहे हैं कि नहीं। तो वही बोला सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सोसाइटी को इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब वो रिवेन्यू जनरेट करे, मतलब वहां जितने लोग का उसमें जमीन गया या जो लोग अपना वहां से हटे हैं उन लोगों के लिए वो क्या करे, एक इंप्लॉयमेंट का सोर्स बन जाए। उसके बाद दूसरा चाहिए कल्चरल, उसका कल्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो, कल्चरल उसका ये कल्चरल कहने का मतलब हुआ कि जस्ट फॉर एग्जांपल यदि कहीं पे अगर लेट सपोज कि अगर कोई एक पहाड़ का एरिया है जहां पे हमें डैम सेटअप करना है, तो डैम सेटअप करेंगे तो उससे क्या हुआ कि जहां पे डैम सेटअप कर रहे हैं तो लगभग 30-40 किलोमीटर के एरिया का जो भी लोग या जो भी वहां पे लोकल पीपल रह रहेंगे उनको वहां से हटाना पड़ेगा। अगर हम उनको सही से अगर कहीं हटा के एक जमीन दे के नहीं मतलब उनको ये किया गया, बसाया गया, तो उससे क्या हुआ, वो लोग अगर अलग अलग जगह चले जाएंगे तो उनसे जो लोकल वहां जब थे तो उनका जो कल्चर था वो कल्चर जब वो अलग अलग हो जाएंगे तो उनका कल्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वही बोला कि सोशियो इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब वो प्रोजेक्ट से क्या हो, लोकल पीपल जिनका जमीन गया उनको तो नौकरी मिलना चाहिए या उनको किसी ना किसी तरह से मतलब वो रिवेन्यू जनरेट करता रहे, उनका कल्चर भी खत्म ना हो। मतलब अगर वो अलग अलग जगह सब चले जाएंगे तो क्या वो अपना फेस्टिवल सही से मना सकते हैं, क्या नहीं मना पाएंगे, इनसे उनका कल्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड ह्यूमन हेल्थ, और ह्यूमन हेल्थ को भी देखता है कि अगर लेट सपोज कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मान लीजिए मेट्रो का, किसी सिटी में मेट्रो का काम चल रहा है, उस मेट्रो के ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन क्या होगा, बहुत सारा हैवी ट्रैफिक होगा, बहुत सारा डस्ट क्या होगा, डस्ट जो होगा वो एयर में मौजूद रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो डस्ट होगा वो अगर कोई भी ब्रीदिंग के थ्रू अगर बॉडी के अंदर जाता है तो हेल्थ मतलब लंग्स प्रॉब्लम कर सकता है, या ट्रैफिक ज्यादा लग रहा है तो उससे हो सकता है ईयर मतलब हियरिंग का प्रॉब्लम आ जाए, किसी का हो सकता है कि डस्ट ज्यादा होने से आंख का प्रॉब्लम आ सकता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को क्या करना पड़ता है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है उस प्रोजेक्ट के साथ साथ इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ सारा कुछ हमको देखना पड़ता है। तो जब इन सारे चीज का जब हम स्टडी करते हैं तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। किस तरह से वो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा और फिर वो किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को, या फिर ह्यूमन हेल्थ, पहले तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया और जब इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा तो ह्यूमन हेल्थ क्या होगा, डिग्रेड होगा। ह्यूमन हो या कोई अदर भी स्पीसीज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमन को ही कंसिडर करें, बहुत सारा स्पीसीज होगा, तो वो सब भी क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेड कर जाएगा। तो वही लिखा है कि इट इज इवेल्युएटिंग द लाइकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट likely taken into account the interrelated socio-economic का मतलब समझ गए, कल्चरल का मतलब हो गया, एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट बोथ बेनिफिशियल एंड एडवर्स, मतलब क्या बेनिफिट होगा और क्या एडवर्स होगा, दोनों चीज को वो कंसिडर करता है। अब ये जो डेफिनेशन EIA का था, ये हम लोग इंडिया के लोगों ने इसको बनाया है। बेसिकली जो EIA था वो स्टार्टिंग में यूनाइटेड नेशन जो था वो USA में लॉन्च किया था। तो जब वो यूनाइटेड नेशन में लॉन्च किया था तो उसका डेफिनेशन ये था
और इसी का कुछ पॉइंट उठा करके इंडिया में क्या हुआ, इसका हम लोग नया डेफिनेशन क्रिएट कर लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि यूएनईपी जो था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि स्टार्टिंग में ईआईए को बताया था। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि किस तरह से ईआईए इवेल्युएट हुआ है। अभी फिलहाल देखते हैं कि यूएन इसका क्या डेफिनेशन दिया था। वो बोला था as a tool used to identify the environmental socio-economic impact of a project prior to decision making। prior to decision making क्या हुआ कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर डिसीजन मेकिंग हो रहा है उससे पहले ही, प्रायर टू डिसीजन मेकिंग जो होता है, हम लोग वो इन्वायरमेंटल का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इट एम्स टू प्रिडिक्ट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एट द अर्ली स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। बोला कि अर्ली स्टेज में हम लोग करते हैं, मतलब जब प्रोजेक्ट क्या होता है, बनना शुरू हो जाता है, जब प्रोजेक्ट का बनने का टाइम, जब प्रोजेक्ट के बारे में लोग सोचते हैं कि हाँ इस जगह पे ये चीज की जरूरत है, उसी समय इन्वायरमेंट का भी, इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी करना शुरू कर दिया जाता है। और वो सारा एनालिसिस वही रहता है, यही सारा पॉइंट कि ह्यूमन हेल्थ का रहता है, सोशियो इकोनॉमिक होना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, पॉइंट उनका भी वही रहता है, क्योंकि वही रहता है। बट वो क्या होता है, डिसीजन जो होता है, कोई इन्वायरमेंट जब प्रोजेक्ट जो प्रपोज करना है, तो उस प्रपोज प्रोजेक्ट का ही, वो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के होने से पहले ही साथ साथ दोनों काम चलते रहता है इन्वायरमेंट का। वही लिखा, फाइंड द वे एंड मीन to reduce the adverse impact, shape project to suit to the local environment, and present the prediction and option for decision makers to decision makers। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि देखो, अगर हम कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो ये तो फिक्स है कि इन्वायरमेंट डिग्रेड करेगा, हाँ नो डाउट नहीं करेगा, करेगा फिक्स है, लेकिन ज्यादा ना करें। उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि हम डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये तो फिक्स है कि डिफोरेस्टेशन होगा, विदाउट डिफोरेस्टेशन तो हम डैम कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है उसको हम लोग कितना से रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब ज्यादा ना करें, मतलब उतना ही करें जिससे क्या हो कि मेरा डैम कंस्ट्रक्ट भी हो जाए और इन्वायरमेंट भी ज्यादा डिग्रेड ना हो। तो इस तरह से करेंगे। तो वही लिखा, फाइंड द मीन टू रिड्यूस द एडवर्स इंपैक्ट। जो इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, जो एडवर्स इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है, उसको क्या करें, रिड्यूस करें, कम करें। से प्रोजेक्ट टू सूट टू द लोकल इन्वायरमेंट, मतलब जो प्रोजेक्ट वहां पे लगा रहे हैं उस इन्वायरमेंट को सूट करे। मतलब ऐसा नहीं कि अब हम, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर हम डैम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम ऐसे जगह डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जहां पे पानी रहता ही नहीं है, तो उससे क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो हम लोग डैम कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, पहाड़ों में करते हैं, जहां पे पानी के पास क्या होता है, एक फ्लो भी होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि वहां पे पानी हमेशा एक लेवल, अच्छा लेवल मेंटेन रहता है। अब प्लेन एरिया में हम डैम कंस्ट्रक्ट कर दिए, पता चला कि जब सुखाड़ का टाइम आएगा उसमें वहां पानी ही नहीं है, तो उस केस में उतना बड़ा प्रोजेक्ट डैम बनाने से क्या फायदा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो सारा कुछ क्या होता है, लोकल इन्वायरमेंट को भी सूट करता रहे। मतलब ऐसा नहीं कि लोग बना दिया वो सूट ही नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, प्रेजेंट द प्रिडिक्शन एंड ऑप्शन टू द डिसीजन मेकर। ये प्रिडिक्शन करता, प्रिडिक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, अब जो कुछ भी हम प्रोजेक्ट जब प्रपोज्ड हुआ उससे पहले ही हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले ही हम ईआईए करते हैं और सारा कुछ जेंडर स्टडी करते हैं कि इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरह। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो इससे क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन करेंगे तो वहां का टेम्परेचर राइज होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लेशियर मेल्टिंग होगा। तो ये सब क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये सब हुआ नहीं है, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले हमने ईआईए किया और हमने प्रिडिक्ट किया कि अगर हम सही से ये सब चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये सारा प्रॉब्लम आएगा। तो यही हुआ प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी करना। तो वही हुआ, शेप द प्रोजेक्ट एंड प्रिडिक्ट एंड ऑप्शन टू द डिसीजन मेकर। और जो ये सारा कुछ करके हम लोग क्या करते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, कि जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर डिसीजन देते हैं कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए एक ऑप्शन हम दे देते हैं कि ठीक है ये सारा प्रॉब्लम था, इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इस प्रोजेक्ट को क्या करिए, सैंक्शन, मतलब इस प्रोजेक्ट का साइन कर दीजिए और इस प्रोजेक्ट को आप ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, डिसीजन मेकर के लिए आसान हो गया और ऑप्शन दिया। बाय यूजिंग ईआईए बोथ इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिशियल कैन बी अचीव्ड। बोला कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट में ईआईए करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उससे क्या होगा, दोनों, एक तो इन्वायरमेंट भी अच्छा होता है, दूसरा क्या इकोनॉमिक भी होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, कि अगर हम लोग ईआईए नहीं करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर ईआईए नहीं किया और प्रोजेक्ट को डिजाइन करके हमने ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि
अगर हम कर दिए तो हो सकता है कि वो इकोनॉमिकल हो जाए, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं हो सकता। जस्ट फॉर एग्जांपल आप भोपाल गैस ट्रेजेडी को ही आप ले सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि 1984 में जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वो इकोनॉमिक तो था, उससे सरकार अच्छी कमाई कर रही थी, बट क्या हुआ जब उसका बैड इफेक्ट हुआ, जब गैस लीक कर गया, उस केस में कितने लोग मारे गए, इन्वायरमेंट में कितना जहर, मतलब जो इन्वायरमेंट में जो गैस का कंपोजिशन था वो कितना ज्यादा पॉइजनस हो चुका था। तो वही चीज था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, ईआईए नहीं किया गया था, जिसके कारण से क्या हुआ, इकोनॉमिक तो वो था बट इन्वायरमेंटल नहीं था। तो अगर हम ईआईए करते हैं तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल भी होगा और इकोनॉमिक भी होगा, मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा होगा और उससे हम लोग रिवेन्यू भी अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। तो यही हुआ टोटल ईआईए का जो भी डेफिनेशन है, ये इंडिया में लिया गया और ये यूएन ने ईआईए का डेफिनेशन को दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ईआईए, मतलब ईआईए किस तरह से बना और किस तरह से ये धीरे धीरे स्प्रेड किया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ईआईए का कंसेप्ट जैसे ही कहीं पे भी लॉन्च हुआ होगा और उसके बाद तुरंत में क्या हुआ कि जो तुरंत वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हुआ, ग्लोबली फैल गया, ऐसा हुआ नहीं होगा। तो ईआईए बेसिकली ईआईए का जरूरत क्यों पड़ा, तो देखो ईआईए का जरूरत इसलिए पड़ा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1994 में जाके खत्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1994 के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन बहुत हाई स्केल पे आने लगा था और जो इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना ज्यादा मतलब बम्बार्डिंग हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ कि अर्थ के अंदर जो अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर में जो भी था एयर कंपोजिशन, वो क्या हुआ था, चेंज होने लगा था और ओजोन का डिप्लीशन बहुत ज्यादा होने लगा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो ग्लेशियर्स था उसका मेल्टिंग रेट बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज करना शुरू कर चुका था। अब ये सब वजह जो था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये तो हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्री जितने ज्यादा आने लगे, जिसके कारण से लगा कि नहीं, अगर अब इस चीज को सही से नहीं किया गया और एक प्लान्ड वे में नहीं किया जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन या कुछ भी चीज को या डेवलपमेंट को, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में इन्वायरमेंट इतना ज्यादा डिग्रेड कर जाए कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट थी या यूएन यूनाइटेड नेशन जो था, वो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया था, जिसमें कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम 1970s में यूएसए क्या किया था, ईआईए को अपने अंदर इंट्रोड्यूस किया था। मतलब ईआईए का जो कंसेप्ट था वो देने वाला ही यूएस था, जो कि इंप्लीमेंट किया गया था 1970s में। और किसके अंदर किया गया था, नीपा, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट 1969 में एक पॉलिसी आया था यूएस में, और इसी पॉलिसी के अंदर में ईआईए को भी रखा गया था और बोला गया था कि इस समय इसके अंदर जो भी, अब क्या हुआ कि डिसीजन बता दिया गया कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट को हम लाते हैं तो उस प्रोजेक्ट को लाने से पहले हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी करना पड़ेगा कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट को बेनिफिट कर सकता है और या किस तरह से वो इन्वायरमेंट को हार्म कर सकता है। तो फर्स्ट टाइम जो ईआईए का कंसेप्ट था वो यूएस में लाया गया था 1969 में, 1970s में लाया गया था, और नीपा जो था वो 1969 में आया था, और इसी स्कीम के अंदर में ईआईए को भी लॉन्च किया गया। और जो फर्स्ट टाइम जो इसको वर्ल्ड बैंक अपने अंदर लिया था वो था 1989 में। मतलब देखो शुरू में क्या हुआ कि यूएस में इसको इंप्लीमेंट कर लिया, यूएस ने अपने अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसका आइडियाज वहां से फैलना शुरू हुआ और अलग अलग कंट्रीज में गया, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक भी इसको 1989 में उसको अपने अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो अभी हम लोग और भी चीज देखेंगे। ये तो हुआ एक छोटा सा डिस्कशन कि हमने किस तरह से ये ईआईए का कंसेप्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ। अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से ईयर बाय ईयर वो धीरे धीरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहेगा कि किस तरह से वो सारे जगह पे हुआ। बस ये भी ध्यान में इतना रखना है कि 1970s में यूएसए में लॉन्च हुआ था, किसके अंदर, नीपा के अंदर 1969 में आया था, और इसको 1989 में वर्ल्ड बैंक क्या किया था, वर्ल्ड बैंक भी इसको अपने अंदर एडॉप्ट किया था। तो अभी बस इतना देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। अब हम लोग देखेंगे कि ईआईए जो इवोल्यूशन था वो किस हिसाब से पूरे मतलब वर्ल्ड वाइड जो था वो ग्लोबली पूरे हर जगह फैला था। तो
हमने देखा था कि 1969 में फर्स्ट टाइम जो था एनईपीए नीपा जो था वो क्या हुआ था, आया था 1969 में। तो 1969 से पहले ईआईए का कोई कंसेप्ट नहीं था। 1969 के बाद ईआईए का कंसेप्ट आना शुरू हुआ। तो 1969 जो था उससे पहले मतलब 1970s में ईआईए आया था यूएसए के अंदर में, और 1969 में नीपा आया था। नीपा के अंदर में ईआईए आया था 1970s में। तो वहां से क्या हुआ, 1970 से पहले हम लोग जब ईआईए था नहीं तो हम लोग किस तरह से इन्वायरमेंट को स्टडी करते थे किसी प्रोजेक्ट से। तो वही बोला कि 1970 मतलब 1970 से पहले जब ईआईए नहीं था उस समय क्या होता था, प्रोजेक्ट रिव्यू बेस्ड ऑन द टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग इकोनॉमिक एनालिसिस। जो प्रोजेक्ट होता था उसको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग पर्पज से ही देखते थे, मतलब कि उसका डिजाइनिंग कितना होगा, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन कितना होगा, कितना कंक्रीट लगेगा, कितना इसमें स्टील लगेगा, कितना हमारा इसमें खर्च आएगा, ये सारा कुछ हम देखते थे। कभी हम इस पॉइंट को कंसिडर नहीं करते थे इन्वायरमेंट को ये किस तरह से डिग्रेड करेगा। कब, 1970 से पहले। लिमिटेड कंसिडरेशन गिवन टू द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब थोड़ा बहुत कंसिडर कर लिया जाता था, वो भी ना के बराबर रखता था। बेसिकली 1970 से पहले ईआईए का कोई कंसेप्ट नहीं था। थोड़ा बहुत हम इन्वायरमेंट को कंसिडर करते थे जो कि बोलने के लिए था बट होता नहीं था। लेकिन और उस समय उससे पहले 1970 से पहले भी जो भी प्रोजेक्ट होता था उसमें सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग टेक्निकल एस्पेक्ट देखा जाता था और इकोनॉमिक, मतलब कि कितना रिइंफोर्समेंट आएगा, कितना सरिया आएगा, कितना मेरा कॉस्ट खर्च आएगा। उसके बाद 1970s के बाद से जब 1970s से जब ईआईए का कंसेप्ट आया तो वही था मिड 1970 और अर्ली, मतलब 1970s के शुरुआत या 1970s के बीच का टाइम। ईआईए वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नीपा इन 1970 यूएसए, मतलब यूएसए में पहला बार ईआईए का कंसेप्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल, गाइडलाइन, प्रोसीजर इंक्लूडिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि एक था कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी रखना चाहिए, इंस्टीट्यूट बनाया गया। और कुछ कुछ गाइडलाइंस क्या हुआ, ईआईए का कुछ कुछ गाइडलाइंस को भी वहां पे जनरेट किया गया। स्टैंडर्ड मेथड फॉर इंपैक्ट एनालिसिस डेवलपमेंट, मतलब कि जो ईआईए का आगे जब हम लोग देखेंगे कि ईआईए में कौन सा स्टेप होता है और किस तरह से ईआईए हम करते हैं, तो उसमें ये सारा एनालिसिस का मेथड्स आएगा जो कि हम वहां डिस्कस करेंगे। बट अभी ये बस ध्यान में रखना है कि जब ईआईए 1970s में आया था तो एनालिसिस के लिए हम लोग क्या किए, ये सब मेथड्स को डेवलप किया गया था उस समय ताकि ईआईए को सही से किया जाए। तो ये हो गया 1970s के। आगे और भी हम देखेंगे। बेसिकली वो था 1970s के पहले जब ईआईए नहीं था, 1970s में फर्स्ट टाइम ईआईए को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके आगे हम और भी देखते हैं ईयर वाइज की किस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में फैला था। अभी तक हम लोगों ने बात किया था 1970s में, मतलब 1970s में यूएन क्या किया था, एनईपी को लाया था और एनईपीए को लाया था। उसके बाद वो क्या हुआ था, यूएसए में इसको ईआईए को मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया था। लेकिन फिर 1970 से 1980s तक, क्या लिखे 1970 से 1980 तक, मतलब ये पूरे 10 साल के जो बीच का टाइम था, उसमें क्या हुआ कि जो ईआईए था उसको मोर फॉर्मलाइज गाइडलाइंस किया गया। मतलब जो स्टार्टिंग में गाइडलाइंस जनरेट किया गया था उसमें और भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया गया 1970 से 1980 के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू फॉलो नीपा इन 1973 1974, मतलब ये तीनों कंट्री जो था वो फर्स्ट टाइम क्या किया था, नीपा को फॉलो किया था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1973 से 1974 में। उसके बाद क्या था कि ग्रेट एम्फेसाइजिंग ऑन इकोलॉजी मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड इवैल्यूएशन मेथड। इवैल्यूएशन मेथड कहने का मतलब हुआ कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन 2 3। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ एनालिटिकल किया जा रहा था कि ये सब होगा, कितना होगा, कैसे, मतलब कितना होगा, किस रेट से होगा, सारा कुछ को इवेल्युएट किया गया, मतलब मैथमेटिकल नंबर दिया गया। दूसरा चीज क्या था, इकोलॉजिकल, इकोलॉजी को भी देखा गया, मॉडलिंग, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट किया जा रहा था। तो ये सारा चीज के ऊपर क्या गया, इम्फेसाइज करना शुरू किया गया। उसके बाद क्या था, प्रोविजन फॉर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, और जो लोकल पीपल होते थे उसको भी इन्वॉल्वमेंट किया गया। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर कहीं पे भी डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पे हम अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे ऐसा जगह है जो हमसे 2000-3000 किलोमीटर दूरी पे है, तो उस जगह के बारे में हमें क्या ज्यादा आइडिया होगा, नहीं होगा। तो जिस जगह पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है वहां का जो लोकल पीपल होगा वहां उसको क्या होगा, उस लोकल क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, सारा कुछ के बारे में हम लोगों से
ज्यादा नॉलेज होगा। तो उन लोगों को भी क्या किया, इन्वॉल्व किया गया कि आप लोग भी अपना जो भी राय विचार होगा वो उस पर दीजिए, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता था तो उन अपने प्रॉब्लम को भी वहां पे अपनी बात को रख सकते थे। मतलब पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को भी 1970 से 1980 के बीच में लाया गया था। तो ये था 1970 से 1980, 10 साल के बीच का टाइम जब ईआईए को 1970 में लाया गया, और 1980 के बीच में किस तरह से वो मतलब उस पर 10 साल में काम किया गया। उसके बाद आता 1980 से लेकर के 1990 तक, ये ऑफ एंड ऑफ डिकेड मतलब हुआ 1980 1990, मतलब नेक्स्ट 10 ईयर। पहला 10 साल में ये हुआ, दूसरा 10 साल में ये हुआ। मतलब 1980 से 1990 के बीच में क्या हुआ कि पहले तो ये यूरोप में फैला, यूरोप में जितने भी यूरोप के मेंबर थे कंट्रीज, वो सब में क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी कंसेप्ट को फैलाया गया यूरोप में। उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑन एड्रेसिंग क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स। मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहने का मतलब कि ऐसा नहीं, जैसे शुरू में क्या हुआ, लोग ईआईए को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी होना शुरू हो गया। जस्ट फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर हम लोग कहीं पे भी अगर कैसे, अगर कहीं पे अगर मान ले थर्मल पावर प्लांट हो रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है कि बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन भी हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है, ग्राउंड पोल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। तो सारे इफेक्ट को क्या किया गया, लिया गया, तो उसी को कहता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट को एड्रेस किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, 1989 में ही वर्ल्ड बैंक इसको क्या किया था, एडॉप्ट किया था। तो वही लिखे, वर्ल्ड बैंक इसको एडॉप्ट किया, और उसके बाद धीरे धीरे पूरे एशिया में ये फैलना शुरू हो गया। मतलब फर्स्ट 10 ईयर में तो यही 3 कंट्री था जो इसको अडॉप्ट किया। नेक्स्ट 10 ईयर में धीरे धीरे यूरोप, एशिया, हर जगह क्या हुआ, फैलना शुरू हुआ। और जैसे जैसे ये फैल रहा था, और जैसे जैसे लग रहा था कि इसमें मॉडिफिकेशन का जरूरत है, और इसमें ये सारा ऐड करना चाहिए, ये सारा जो ऐड हो चुका है उसको हटा देना चाहिए, तो इस तरह से वो क्या हुआ, ऐड ऑन होते गया और हटते गया। तो ये था 1980s तक की पूरी कहानी कि किस तरह से ये पहले यूएसए में जनरेट हुआ, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में आया, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे यूरोप में आया, फिर धीरे धीरे ये एशिया में आना शुरू हुआ। तो इस तरह से 1990s तक में ये हर जगह स्प्रेड हुआ। आगे और भी देखते हैं हम इसके और भी ईयर में किस तरह से ये कहाँ कहाँ गया था। ये 1980 से 1990s के टाइम का देखे थे कि किस तरह से हुआ। फिर अब 1990s से लेके आगे का प्रोसेस जो था, ऑल अबाउट 1990s तक आते आते ऑल ओवर वर्ल्ड में कम से कम हर एक कंट्री में इसका कंसेप्ट तो पता चल चुका था कि हाँ, ईआईए नाम का भी कोई चीज है जो कि हम लोग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अगर हम लोग को अपने कंट्री का इन्वायरमेंट को सेव करना है तो। अब बात था कि 1990s में इसमें क्या किया गया, कुछ कुछ तो पहला था रैपिड यूज ऑफ जीआईएस एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब 1990s में फर्स्ट टाइम क्या किया गया था कि जीआईएस का यूज करना शुरू किया गया था, ताकि अच्छे से इसका क्या करे, ताकि कोई भी चीज के ऊपर फास्ट इन्वायरमेंटल एनालिसिस किया जा सके और अच्छे से हो सके। तो उसके लिए क्या किया गया, जीआईएस को यूज किया गया, अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा था सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल एंड ग्लोबल इशूज। मतलब 1990s में सस्टेनेबिलिटी का कंसेप्ट को लाया गया था। सस्टेनेबिलिटी कंसेप्ट का आने का मतलब हुआ कि वैसा कोई भी रिसोर्स जो कि हम भी यूज करें और उतना ही यूज करें ताकि मेरा काम हो जाए और उसको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव कर सके। जस्ट फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जो कि कुछ टाइम के बाद क्या हो, खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ओवर यूज करेंगे और ओवर यूज करेंगे तो उससे क्या हुआ कि हम तो यूज कर लेंगे लेकिन हमारा फ्यूचर जनरेशन उसको सही से यूज नहीं कर पाएगा। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या करें, कम से कम यूज करें ताकि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो उसी को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी कहने का, सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल एंड ग्लोबल इशूज रिसीव्स इंक्रीज अटेंशन। मतलब जो चीज ऐसा था जो खत्म हो जाएगा तो उस चीज के ऊपर क्या किया गया, ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया कि इसको सही से बचाया जा सके। उसके बाद था रैपिड ग्रोथ ऑफ ईए, इन्वायरमेंटल असेसमेंट ट्रेनिंग। मतलब कहा कि जब धीरे धीरे क्या हुआ कि 1990s तक में क्या हुआ कि हर जगह, 1990s तक में क्या हुआ कि हर जगह इसका प्रिंसिपल ईआईए का कंसेप्ट चला गया। तो अब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे एजेंसी बनाना पड़ेंगे और उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे, तो उन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। तो वही हुआ क्या कि 1990s में क्या हुआ, इसके ऊपर ट्रेनिंग जो हुआ था या गवर्नमेंट का स्कीम जो था वो सब क्या हुआ, बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, ताकि ये तेजी से क्या करे, उस कंट्री में
ये इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा फैलाए ताकि सारे लोग इसके तरफ जागरूक हो करके और इसको बचाने का काम करेंगे। तो ये था पूरा ऑल अबाउट कंसेप्ट इवोल्यूशन, किस तरह से ये 1970s में आया और 1990s मतलब 20 साल में ओवरऑल किस तरह से ये पूरे ऑल ओवर द ग्लोब ये क्या हुआ, ये ईआईए का कंसेप्ट को फैल गया। और अब हम लोग, ये तो हुआ पूरे वर्ल्ड के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये इंडिया में किस तरह से आया था। तो इंडिया में बेसिकली, इंडिया एशिया में ही आता है, तो 1980s से इसका कंसेप्ट इंडिया में आना, 1980s के बाद से धीरे धीरे इसका कंसेप्ट इंडिया में आना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो इंडिया में फैलता गया। तो उसको अब हम लोग अभी तक देखें पूरे वर्ल्ड में किस तरह से फैला, अब हम लोग देखेंगे ये इंडिया में किस तरह से इवॉल्व किया और धीरे धीरे फिर इंडिया में आज हम लोग ईआईए को किस तरह से यूज कर रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन ऑफ ईआईए इन इंडिया, मतलब इंडिया में ईआईए किस तरह से इवॉल्व हुआ उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो इंडिया में ईआईए जो फर्स्ट टाइम आया था वो 1978 में आया था, लेकिन जिस समय 1978 में आया था उस समय बेसिकली ये बस दो ही प्रोजेक्ट को अपने अंदर रखता था, एक होता था डेम और एक होता था इरिगेशन प्रोजेक्ट। मतलब जब डेम का प्रोजेक्ट होता था और जब इरिगेशन का प्रोजेक्ट 1978 में किया जाता था तो वैसे प्रोजेक्ट में सिर्फ हम लोग क्या करते थे, ईआईए को भी लगाते थे। लेकिन क्या हुआ 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो गैस प्लांट था उससे क्या हुआ, गैस लीक हो गया और जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या हुए, बहुत सारे लोग का क्या हो गया, डेथ हो गया था। तो अगर उस गैस प्लांट में अगर हम लोग ईआईए को सही से किए होते तो जिस लेवल पे मतलब हैजार्ड हुआ उतना हैजार्ड नहीं होता। तो 1984 के बाद क्या हुआ कि 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया था 1986 में। ये 1986 का ही टाइम था यहाँ पे 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया था। जब 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीज सोचने के बाद 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाया था और उसके बाद जो ईआईए था वो 1994 में मैंडेटरी कर दिया गया था बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए। उसमें ये सारे प्रोजेक्ट था जो हम देखेंगे अभी कौन कौन सा प्रोजेक्ट था। लेकिन इंडिया में ईआईए का कहानी यही था, 1978 में आया। 1978 में मात्र ये दो प्रोजेक्ट के लिए यूज होता था, जिसमें एक डैम था और एक इरिगेशन का प्रोजेक्ट था। फिर 1984 में जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर इस प्लांट में हम लोग अगर ईआईए कर लिए होते तो जिस लेवल पे हमारा हैजार्ड हुआ उतना हैजार्ड नहीं होता। तो फिर 1986 में जाकर के एक नया लॉ बनाया गया जिसमें था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक लॉ बनाया गया और उसमें फिर ईआईए को मैंडेटरी कर दिया गया बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए। और जिस प्रोजेक्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाइक माइनिंग, रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट हार्बर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पावर प्लांट लाइक थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो डैम और इरिगेशन, इन सारे प्रोजेक्ट को क्या किया गया 1986 में ला करके मैंडेटरी कर दिया गया कि अगर ये सारा प्रोजेक्ट होगा तो इसमें भी हम ईआईए को करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि टोटल जो ईआईए का मेन इवोल्यूशन इंडिया में यही था। 1978 1986 में ये हुआ और उसके बाद फिर 1994 में हर प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे मॉडिफिकेशन क्या हुआ होता गया, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में और आगे का टॉपिक जब हम आगे करेंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से ईआईए को अलग अलग टाइम पे इवॉल्व किया गया। तो यही था कि इन ईआईए इन इंडिया ये सारे प्रोजेक्ट के लिए था। दूसरा है कि अगर इफ द प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेड एरिया, मतलब बोला क्या कि इस सब प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो ईआईए तो लगाएंगे ही, लेकिन अगर वैसा जगह जो कि इन्वायरमेंटली डिग्रेडेड है, जस्ट लाइक दिल्ली में क्या है, दिल्ली में एक ही चीज है, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ज्यादा डाउन है कि अगर वहां पे हमको कुछ नया चीज करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ईआईए का कंसेप्ट वहां पे लगाना पड़ेगा। अगर मान ले लेट सपोज कि अगर छोटा सा प्लांट कोई भी है, वाटर प्लांट है या कुछ भी है, मतलब एक छोटा सा, मतलब हम लोग एक कैसे छोटा सा भी प्लांट मान लीजिए जैसे अपार्टमेंट का ही कंस्ट्रक्शन है या कुछ भी कंस्ट्रक्शन है, तो उस केस अगर वही कंस्ट्रक्शन अगर हम मान लीजिए रिमोट एरिया जैसे हम अपने कोई विलेज एरिया में या कोई ऐसे एरिया जहाँ पे इन्वायरमेंट कंडीशन उतना ज्यादा खराब नहीं है,
वहां करेंगे तो वहां पे हम लोग ईआईए का कंसेप्ट उसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वही प्रोजेक्ट अगर दिल्ली में या मुंबई में इस सब एरिया में अगर करेंगे तो हमको ईआईए का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो इन्वायरमेंट का कंडीशन है ऑलरेडी बहुत बहुत ज्यादा खराब है। तो वही बोला, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेड एरिया कहने का मतलब हुआ कि जिसका इन्वायरमेंट का कंडीशन पहले से बहुत ज्यादा खराब है। अगर वैसे एरिया में अगर हम प्रोजेक्ट का एनालिसिस करेंगे, कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमको वहां पे ईआईए का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद बोला कि इफ प्रोजेक्ट कॉस्ट मोर देन 50 करोड़, बोला कि अगर प्रोजेक्ट का कॉस्ट 50 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में भी हम लोग ईआईए का कंसेप्ट वहां पे लाएंगे। तो ओवरऑल ये था कि इंडिया में किस तरह से ईआईए जो था वो इंट्रोड्यूस किया 1978 में, फिर 1994 में इसमें कुछ, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, उसके बाद ईआईए को कंपलसरी और मैंडेटरी कर दिया गया, और उसके बाद फिर इन सारे प्रोजेक्ट को अपने अंदर में वो लिया। तो इस तरह से था कि इंडिया में किस तरह से ईआईए इवॉल्व किया। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आएगा कि इंडिया में ईआईए तो 1994 तक आ चुका था, कि अच्छे से आ चुका था, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, 1994 में जो सारा चीज था वो लगा कुछ टाइम के बाद नहीं, इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहिए, तो कुछ अमेंडमेंट हुआ। तो फिर 1994 के बाद ईआईए 2006 आया। फिर ईआईए 2006 के बाद भी कुछ लगा कि इसमें और भी कुछ कुछ नया चीज ऐड करना चाहिए, तो जाके ईआईए 2020 आया। तो इस तरह से क्या हुआ, जो अभी हम लोग ईआईए को यूज करते हैं वो ईआईए 2020 यूज करते हैं। 2020 में ईआईए में फिर से नया और मॉडिफिकेशन किया गया। तो ये पूरा ओवरऑल कहानी था ईआईए का, कि किस तरह से वो इंडिया में आया और अभी तक किस तरह से मतलब ये स्प्रेड ऑन हो रहा है, फैल रहा है। तो आगे हम हर चीज का ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से 2006 में क्या क्या अमेंडमेंट था, या फिर 2020 में क्या क्या अमेंडमेंट था, हम सारे कुछ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बट हम एक जनरल व्यू आइडिया और ओवरव्यू बता रहे हैं कि किस तरह से ये इंडिया में आया और कंटिन्यू होता गया और ये धीरे धीरे स्प्रेड ऑन करता गया। कुछ नोट पॉइंट्स है ईआईए का, कि ईआईए का पहला नोट पॉइंट ये है कि जो सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट आर नॉट कवर्ड इन ईआईए। मतलब सोलर का, अगर सोलर पावर प्लांट कहीं बिछ रहा है या फिर विंड पावर प्लांट कहीं पे भी बिछ रहा है, तो उस केस में हम लोग उस प्रोजेक्ट में ईआईए का कंसेप्ट नहीं लगाते हैं। दूसरा चीज है कि आज तक टिल डेट अराउंड 30 प्रोजेक्ट आर कवर्ड अंडर ईआईए। मतलब अभी तक जो इंडिया का मेंशन है उसमें टोटल अभी तक 30 प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको स्टार्ट करने से पहले हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, ईआईए का कंसेप्ट को लगाना पड़ेगा। तो यही दो नोट पॉइंट्स हैं कि अगर सोलर और विंड कहीं भी लग रहा है तो उस प्रोजेक्ट में हम ईआईए को नहीं करेंगे, और टोटल 30 प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग ईआईए का कंसेप्ट को लगाएंगे। बेसिकली जो अभी तक हम लोग क्या देखे थे कि ईआईए होता क्या है, और ईआईए हम लोग मतलब किस तरह से ईआईए इवॉल्व किया, ग्लोबली इवॉल्व किया, उसके बाद फिर इंडिया में किस तरह से ये धीरे धीरे इवॉल्व किया, और आज हम लोग जिस तरह से यूज कर रहे हैं उस तरह से किस तरह से ये ईआई धीरे धीरे 1978 से चल करके 2020 का रास्ता सफर किया। अब बेसिकली जो कोई प्रोजेक्ट होता है इंडिया में, उस प्रोजेक्ट को बेसिकली इंडिया में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो एक होता है कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और एक होता है कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। ठीक ना? तो जो प्रोजेक्ट होता है बेसिकली इंडिया में दो तरह का होता है, एक होता है कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, दूसरा होता है कैटेगरी बी प्रोजेक्ट। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो होता है उसमें सेंट्रल लेवल पे जो सारा डिसीजन सेंटर करता है। मतलब इंडिया में क्या होता है, दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी, और जो प्रोजेक्ट कैटेगरी बी का होगा उस पर स्टेट गवर्नमेंट उस पर डील करेगी। तो इसीलिए लिखा गया सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। अब यहाँ पे समझने का बात आता है कि कौन सा प्रोजेक्ट स्टेट लेवल का होगा और कौन सा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का होगा। ये हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट स्टेट का होगा या कौन सा प्रोजेक्ट सेंट्रल का होगा। उसके लिए क्या होता है, अलग अलग ऑथोरिटीज होता है और अलग अलग क्राइटेरियाज होता है, जिस क्राइटेरियाज पे हम लोग जिस क्राइटेरिया पे जो एजेंसी होती है वो डिफाइन करती है प्रोजेक्ट स्टेट को जाना चाहिए या वो प्रोजेक्ट सेंट्रल को जाना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक ही प्रोजेक्ट है स्टेट हाईवे, सॉरी एक प्रोजेक्ट है हाईवे प्रोजेक्ट। अब वही प्रोजेक्ट अगर किसी एक स्टेट के अंदर में हो रहा है और जो ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब 10-20 किलोमीटर का है या मान लो 100 किलोमीटर का भी है, विद इन स्टेट हो रहा है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर में हो रहा है, तो उस केस में उसी हाईवे प्रोजेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले लेगी। अब वही अगर हाईवे प्रोजेक्ट ही है, अगर वो 2-3 स्टेट को जोड़ता हुआ बन रहा है, जस्ट लाइक एक्सप्रेस वे हो रहा है, 2-3 स्टेट को जोड़ता हुआ वो बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि फिर उसी हाईवे के प्रोजेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो हम लोग ये देख के नहीं बता सकते कि वो प्रोजेक्ट कैटेगरी ए का होगा या कैटेगरी बी का होगा। वो
कंसर्न ऑथोरिटीज रहता है वो उसका अलग अलग क्राइटेरियाज रहता है और वो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो डिफाइन कर देता है कि ये स्टेट का है या वो स्टेट का होगा या सेंट्रल का होगा। लेकिन अगर वो ये बोल दे कि ये कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट है तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि वो वो प्रोजेक्ट के ऊपर सारा डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। अगर वो बोल दे कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो प्रोजेक्ट जो है उस पर सारा डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगा। लेकिन हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे या देख के नहीं बता पाएंगे कि वो ए का है या बी का है। वो डिफाइन करने के लिए कंसर्न ऑथोरिटी रहता है, वो डिफाइन करेगा। तो बेसिकली जो इंडिया में प्रोजेक्ट होता है दो तरह का हो गया, ए और बी। ए का जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दूसरा बी का है वो स्टेट गवर्नमेंट का। अब जो स्टेट जो बी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है उसको भी फर्दर हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है कैटेगरी बी1 और एक होता है कैटेगरी बी2। जो कैटेगरी बी2 होता है उसमें हम लोग ईआईए का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल यदि हम लोग अपना घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए क्या हमको ईआईए का जरूरत होगा? नहीं होगा। तो जो घर बनाने का प्रोजेक्ट होगा वो किस में चला जाएगा? कैटेगरी बी2 में चला जाएगा। तो वही लिखे डज नॉट रिक्वायर्ड ईआईए, इसमें ईआईए का जरूरत नहीं होगा। अब आता है कैटेगरी ए और बच गया ईआईए का जरूरत कहाँ है? एक कैटेगरी ए में जरूरत है और एक कैटेगरी बी1 में जरूरत है। बी2 तो हट गया, इसमें ईआईए का जरूरत ही नहीं होगा। अब आता है कि जो कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट होता है उसमें सेंट्रल लेवल पे सारा कुछ डील होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे डिसीजन लेती है। तो वही बोला कि जो कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट होगा उसका जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस होगा वो कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से मिलेगा। और किसके बेसिस पे? सेंट्रल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, मतलब एक कमिटी होता है जो कमिटी सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर में होता है। वो कमिटी अगर बोल दिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट के हिसाब से सही है तो उस प्रोजेक्ट को क्या होगा? क्लियरेंस मिल जाएगा। तो उसी को लिखा सीईएसी, सेंट्रल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। और जो कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग स्क्रीनिंग नहीं करते। अब स्क्रीनिंग होता क्या है? जब हम आगे नेक्स्ट इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ईआईए, तो वहां पे हम देखेंगे कि स्क्रीनिंग होता क्या है। तो अब होता क्या है, बट अभी बस इतना देर के लिए समझिए कि जो कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट होता है उसमें स्क्रीनिंग का जरूरत नहीं होता है। और इसका जो मतलब इसका जो सारा कुछ डील करता है सेंटर करता है, और इसमें जो अप्रेजल मिलता है ये प्रोजेक्ट सही है इन्वायरमेंट के क्राइटेरिया से, वो कौन देता है? सेंट्रल एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। अब आता है कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट। कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट सॉरी कैटेगरी बी1 का प्रोजेक्ट। कैटेगरी बी1 का प्रोजेक्ट जो होता है वो तो पता है कि स्टेट लेवल का होता है। तो इस पे जो भी रिकमेंडेशन होगा वो कौन देगा? स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी। स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SEAC। हाँ, तो इसका जो इसमें जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस होगा जो इस कैटेगरी बी1 में होगा वो स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी देगा। और इसका जो पहला स्टेप होगा वो होगा स्क्रीनिंग। मतलब स्क्रीनिंग इसका पहला स्टेप होगा। और दूसरा चीज क्या है? इसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होता है, मतलब पब्लिक की बातों को भी रखा जाता है स्टेट प्रोजेक्ट में। और यही हुआ। और ये कैटेगरी बी2 जो होगा उसमें हमको ईआईए का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये ओवरऑल हो गया कि जो जो कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया में होगा वो बेसिकली दो पार्ट में होगा, ए बी। बी भी फर्दर दो भाग में डिवाइड होगा। हाँ, यहाँ से याद रखेगा ये लाइन है, इसके इधर ये है और इसके इधर ये है, ठीक ना। तो यही हुआ पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो होता है इंडिया में दो भाग में डिवाइड होता है। और इस तरह से हम लोग पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्क्रीनिंग क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हम लोग इसमें नोट्स एक देखते हैं, प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट था नोट में, कि अगर किसी भी स्टेट के पास कोई भी स्टेट के पास अगर उसका अपना स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी नहीं है तो उस केस में जो कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट होगा उसको हम लोग कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। और उस प्रोजेक्ट के ऊपर सारा डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगा। समझ में आ गया? मतलब अगर कोई भी किसी भी स्टेट के पास अगर उसका मतलब स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी नहीं है तो उस केस में जो कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट होगा जिसपे स्टेट को डिसीजन लेना चाहिए था उस प्रोजेक्ट पे डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल ही लेगा। तो यही हमारा नोट पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है इसका ईआईए प्रोसेस। बेसिकली अभी तक हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये देखे कि ईआईए होता क्या है। दूसरा चीज देखें कि ईआईए जो होता है वो किस तरह से इवॉल्व किया, मतलब कैसे शुरुआत हुआ इसका। पहले तो ईआईए क्यों आया, उसके बाद किस तरह से ये धीरे धीरे इवॉल्व किया और
किस तरह से पूरे ग्लोब पे ये किस तरह से स्प्रेड ऑन हुआ, इंडिया में किस तरह से ये इवॉल्व किया। उसके बाद हमने देखा कि प्रोजेक्ट जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो ये सारा कुछ देखा। अब होता है कि जो ईआईए हमने किया, तो ईआईए किसी भी प्रोजेक्ट पे हम लोग जब ईआईए करते तो किस तरह से करते, उसमें क्या सब प्रोसेस होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ईआईए प्रोसेस। तो ईआईए का प्रोसेस जो होता है उसमें सबसे पहला स्टेप आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग कहने का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को ईआईए चाहिए या नहीं चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यदि हम लोग अपना घर बना रहे हैं, तो घर बनाने में क्या ईआईए चाहिए? नहीं चाहिए। तो हम उस अगर उसमें ईआईए करते हैं तो वो फालतू, वो बिना मतलब का क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ मनी होगा। करने का कर सकते हैं लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनता उसको करने से। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले प्रोजेक्ट को देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट में ईआईए का जरूरत है या किस प्रोजेक्ट में ईआईए का जरूरत नहीं है। मतलब क्या, अगर स्क्रीन लगा रहे, जैसे क्या होता है, छन्नी लगा दिए कि कोई भी चीज को अगर पास करेंगे तो उससे ऊपर का, उससे अगर बड़ा साइज है तो ऊपर ही रह जाएगा और कम साइज है तो नीचे चला जाएगा। तो क्या कि स्क्रीन कर ले, छान के अलग कर दिए। तो यही होता है स्क्रीनिंग करना। मतलब क्या, हम पहले ही छान के अलग कर लेते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट में ईआईए जरूरत है और कौन सा प्रोजेक्ट में ईआईए का जरूरत नहीं है। जिसमें जरूरत है उसको, उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, ईआईए का स्टडी करेंगे, और जिसके ऊपर जरूरत नहीं है उसको क्या करेंगे, अलग करके उस पर अपना काम शुरू कर देंगे। तो यही हुआ स्क्रीनिंग करना, कि यह पहला स्टेज है। तो क्या लिखा, फर्स्ट स्टेज ऑफ ईआईए विच डिटरमाइंस वेदर द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड ईआईए एंड इफ डज, उसको ईआईए है या नहीं, ये पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग पहले डिटरमाइन करेंगे। और अगर उसको है देन द लेवल ऑफ असेसमेंट रिक्वायर्ड, मतलब पहले तो ये डिफाइन कर ले इस स्टेज में कि ईआईए जरूरत है या नहीं है। जब एक बार फाइनल हो गया कि हाँ ईआईए की जरूरत है, तो उसको कितना जरूरत है, मतलब किस लेवल का ईआईए इसमें करना पड़ेगा, तो वो फिर हम निकालते हैं। तो वही लिखा कि रिक्वायर्ड ईआईए एंड इफ डज, अगर उसको चाहिए देन द लेवल ऑफ असेसमेंट रिक्वायर्ड, फिर किस लेवल का असेसमेंट इसको चाहिए, वो चीज भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग में ही कर लेते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि कोई एक अगर डैम का प्रोजेक्ट है, तो उस डैम के प्रोजेक्ट में क्या होगा, यदि वो बहुत मतलब सेंसिटिव एरिया में अगर वो डैम बन रहा है, तो उस केस में ईआईए बहुत सेंसिटिव, कहने का मतलब हुआ कि अगर छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो उस केस में उस प्रोजेक्ट पर जो ईआईए करेंगे बहुत बारीकी से करेंगे। यदि मान लीजिए कहीं कोई प्लेन एरिया, वहां पे हम लोग जहाँ पे ज्यादा डिफोरेस्टेशन है नहीं, और उस केस में जहाँ डिफोरेंट पेड़ ज्यादा काटना नहीं है, नॉर्मल जगह है, उस पर हम मिट्टी लाएंगे, फिर लेवलिंग करेंगे, सारा करके रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उस जगह पे अगर थोड़ा बहुत फेल भी कर जाता तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उस केस में हम लोग उस पॉइंट पे ईआईए वहां भी करेंगे, बट उतना ज्यादा बारीकी से नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब वही हुआ कि जो ईआईए का जो लेवल होता है कि कौन से एरिया में, अगर ज्यादा सेंसिटिव एरिया में है तो उस केस में ईआईए का लेवल बहुत ज्यादा होगा, बहुत बहुत बारीकी से हर एक चीज देखना पड़ेगा। अगर वैसा सेंसिटिव में नहीं है तो ईआईए को कम देखा जाता है। वही बोला, ये सारा काम कब हो जाता है, स्क्रीनिंग में ही हो जाता है। तो वही लिखा कि लेवल ऑफ असेसमेंट रिक्वायर्ड। दूसरा स्टेप आता है स्कोपिंग। देखो अभी ये पता चल चुका है कि इस प्रोजेक्ट में ईआईए करना है या नहीं करना, और करना है तो किस लेवल का ईआईए करना है, ये भी हमको क्या हुआ, पता चल चुका है। दूसरा स्टेप आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग कहने का मतलब हुआ कि हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, उस इम्पैक्ट को हम लोग निकालते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कि यदि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर इंडस्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज क्या किया, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर रिफाइनरीज है, तो रिफाइनरीज अपना वेस्ट जो जनरेट करता है वो दो ही चीज कर सकता है, या तो वेस्ट को रिवर में, अगर वो रिवर के बगल में है और आसपास में कोई नदी है उसके, तो उस रिवर में क्या करेगा, अपना वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कर देगा। दूसरा केस, अगर रिवर नहीं है, उस केस में क्या करता है, वो एक एरिया को लेता है और उस एरिया में जाके अपना वेस्ट को क्या करता है, डंप कर देता है। और जब उस एरिया में वो डंप करता है तो वहां पे वो धीरे धीरे वो डंप किया तो वो धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है। तो दो ही चीज कर सकता है, या तो वो रिवर में डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या तो वो किसी एरिया को अपने अंदर लेकर के उस एरिया में डिस्पोज ऑफ कर सकता है। अगर वो रिवर में डिस्पोज ऑफ करेगा और अगर उसका सही से ट्रीटमेंट वो कर नहीं किया है अपने सीवेज को, उस केस में क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ जो होगा बहुत ज्यादा हैम्पर कर जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि आसपास के एरिया में, अगर आसपास के कम्युनिटी में वही वही नदी से पानी अगर सिटीज में आ रहा है, तो उस केस में जो वाटर सप्लाई वाटर होगा वो भी कंटामिनेट होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। तीसरा, अगर उस सीवेज को किसी एरिया में डंप किया जाएगा
तो उस एरिया में क्या होगा, वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर से जाके क्या करेगा, सिप ग्राउंड वाटर में सिप करेगा और जाके क्या करेगा, पानी से ग्राउंड वाटर से मिल जाएगा। उस केस में क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी कंटामिनेट होगा। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हमने प्रॉब्लम को फाइंड किया। जब प्रॉब्लम को फाइंड किया, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। मतलब हमने, अगर इम्पैक्ट एनालिसिस उसी को बोलते हैं कि मैंने इन सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड किया। मतलब अगर एक रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज आ रही है तो इससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन भी हो सकता है, रिवर वाटर भी कंटामिनेट कर सकता है, सॉइल भी मेरा कंटामिनेट कर रहा है, इवन जो एयर जो जो मतलब धुआं उससे निकलेगा उससे एयर भी कंटामिनेट करेगा, और इवन जो बड़ी बड़ी मशीनें चलेगी तो उससे क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन भी होगा। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा, हमने इन सारे प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट किया, और पहला चीज फाइंड आउट किया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। बेसिकली इम्पैक्ट एनालिसिस कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ निगेटिव चीज को ही नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी हम फाइंड करेंगे। समझ रहे हैं ना, दोनों चीज को फाइंड करेंगे। हमें अभी बेसिकली हम बोल रहे हैं कि निगेटिव, जैसे अब कोई इंडस्ट्री जाए तो उससे क्या होगा, वहां पे जो लोग होंगे उनके पास एम्प्लॉयमेंट आना शुरू होगा, रोजगार आएगा, उससे वो पैसा कमाएंगे, जिससे वो अपना एजुकेशन में अच्छे तरह से आगे बढ़ सकते पैसा से पढ़ के। तो ये सारा क्या हुआ, उसी इंडस्ट्रीज का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, और उसी इंडस्ट्रीज का एक निगेटिव भी है कि ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट कर रहा है, सॉइल भी पॉल्यूट कर रहा है, रिवर वाटर भी पॉल्यूट कर रहा है, इवन एयर भी पॉल्यूट कर रहा है, नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। तो ये सारा एक निगेटिव इम्पैक्ट है, वहीं पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो एक इंडस्ट्रीज के आने से जब हम उसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट को, निगेटिव इम्पैक्ट को एनालाइज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। मतलब हमने उसके सारे इम्पैक्ट को क्या किया, कंसिडर किया हूं, पॉजिटिव को भी निगेटिव को। अब ये किस लेवल तक प्रॉब्लम कर सकता है, जब इसी लेवल को हम निकालते हैं, इसी को बोलते हैं स्कोपिंग। बेसिकली इसके किस इसका कितना नुकसान करने का या इसका कितना अच्छा करने का क्षमता है, इसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं स्कोपिंग। तो वही हुआ, दिस स्टेज आइडेंटिफाई द की इश्यूज एंड इम्पैक्ट दैट शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। मतलब कि स्कोपिंग करने का मतलब हुआ कि वो सारा पॉइंट जो कि इम्पैक्ट में आ चुका है, उस पॉइंट का पोटेंशियल जब हम नाप लेंगे कि इसका इतना, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई वाटर सॉइल पॉल्यूट हुआ, इसका सॉइल कितना ज्यादा पॉल्यूट हो सकता है। मान लीजिए सॉइल का टेक्सचर चेंज कर जाएगा, या सॉइल का और भी कुछ हो सकता है, वहां का जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड कर जाएगा, तो कितना डेड करेगा। तो जब पोटेंशियल उसका हम निकाल रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्कोपिंग। और उस चीज को फाइंड करना, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट एनालिसिस। मतलब इम्पैक्ट एनालिसिस और स्कोपिंग का मतलब समझ गए नहीं, दोनों मतलब सेम चीज है, बस दोनों में फर्क इतना है कि मतलब सेम नहीं कर सकते, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क बस इतने का है कि इम्पैक्ट एनालिसिस जो होता है, इम्पैक्ट एनालिसिस, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट को भी फाइंड किया, निगेटिव इम्पैक्ट को भी फाइंड किया, और वो किस लेवल तक निगेटिव इम्पैक्ट हैम्पर कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कोपिंग। या पॉजिटिव इम्पैक्ट किस लेवल तक हमको अच्छा पहुंचा सकता है, जब दोनों चीज को निकालेंगे तो उसी चीज को हम बोलते हैं स्कोपिंग। अब हमको जब पता चल चुका है कि किस लेवल तक ये हमको हैम्पर कर सकता है, तो उस लेवल को क्या करना पड़ेगा, उससे हमको बचना पड़ेगा। तो उसी को बचने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर में हम आगे इसके ऊपर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो वही लिखा कि की इश्यूज एंड इम्पैक्ट डेट शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। जिसको क्या होता है कि अगर वो ज्यादा ज्यादा हैम्पर कर रहा है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे आरसीसी में क्या करते हैं कि जो चीज ज्यादा हमको प्रॉब्लम करता है, उसमें क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वही चीज करते हैं कि जब हमको पता है कि इसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो सकता है, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में ना हो, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बहुत बारीकी से उसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो ये हुआ बेसिकली स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट और स्क्रीनिंग जो दोनों में पॉइंट क्या होता है कि छोटा सा कनेक्शन अलग होता है। इसमें हम लोग फाइंड की कि ये सारा प्रॉब्लम हमको होगा, और उसका कितना लेवल हो सकता है, उसको हम लोग स्कोपिंग कर सकते हैं। इसका मतलब उसका क्या पोटेंशियल है उस चीज का। तो वही लिखा गया इम्पैक्ट एनालिसिस में, दिस स्टेज of EIA identify the key issues and the impact that should be further investigated and social impact of the proposed project and are and their significance। तो यही हुआ बेसिकली कि हम लोग इम्पैक्ट को फाइंड किया, और उसका कितना लेवल हो सकता है उसको हम लोग स्कोपिंग करते हैं। तो यही हुआ हमारा 3 स्टेप। आगे का स्टेप्स और भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
नेक्स्ट स्टेप जो होता है ईआईए प्रोसेसिंग का, ईआईए प्रोसेस का, वो होता है फोर्थ स्टेप में मिटिगेशन। मिटिगेशन कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, जब कोई प्रोजेक्ट यदि हम कहीं पे ला रहे हैं तो उस ये तो फिक्स है कि उस प्रोजेक्ट के आने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम उस लेवल तक ना हो कि उसको कुछ कम कर सकते हैं या नहीं, हम लोग इसको देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम कहीं डैम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये तो फिक्स है कि जब डैम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डिफोरेस्टेशन होगा, बहुत सारा स्पीसीज लॉस्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ होगा। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि वो जो डिफोरेस्टेशन जिसमें हम पेड़ काट रहे हैं, कितना कम से कम पेड़ काट के अपना काम बना सकते हैं। काटने का तो हम बहुत ज्यादा पेड़ काट सकते हैं, बट उसको हम रिड्यूस भी तो कर सकते हैं। मिनिमम कितना कम से कम काट के अपना काम निकाल सकते हैं, इसी को कहते हैं मिटिगेशन। मतलब अपने जो जो प्रॉब्लम उसके आने से हो रहा है, उस प्रॉब्लम को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। वही लिखे, दिस स्टेप्स ऑफ ईआईए रिकमेंड द एक्शन टू रिड्यूस एंड अवॉइड द पोटेंशियल एडवर्स इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटी। क्या किए, रिड्यूस किए एंड अवॉइड द पोटेंशियल। अगर खत्म हो सकता है तो खत्म कर देते हैं, अगर खत्म नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं। तो उसके लिए जो सारा स्टेप्स लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन करना। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ईआईए करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला नंबर हम लोग क्या किए, ये फाइंड किए कि इस प्रोजेक्ट में ईआईए चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो किस लेवल का चाहिए। दूसरा हुआ, हमने प्रॉब्लम को फाइंड किया, उस प्रॉब्लम का क्या इम्पैक्ट है और किस लेवल तक इसका पोटेंशियल है वो किए। उसके बाद फिर क्या किए, उसको किस तरह से रिड्यूस किए। तो ये सब करते करते जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब करते जा रहे हैं, उसको एक पेज पे लिखते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जब इसको पेज को समेट के लाएंगे तो एक पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा कि हमारा ये प्रॉब्लम होगा, ये इसको इस तरह से डील करेंगे, इसको इस तरह से हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको इस तरह से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये सारा क्या हुआ, एक रिपोर्ट तैयार हो गया। तो वही हुआ, जब ईआई एनालिसिस किए तो करते करते एक रिपोर्ट जो तैयार होता है उसी को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो क्या हुआ, दिस स्टेज प्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ ईआईए इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट टू द डिसीजन मेकिंग बॉडीज एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी। तो हमने क्या किया कि जो भी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को तैयार किया और उस रिपोर्ट को क्या किया, हमने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट के पास कि जो अब वो गवर्नमेंट का जो एजेंसी होगा उस रिपोर्ट को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, पढ़ना शुरू करेगा। और पढ़ना शुरू करेगा तो इससे क्या हुआ, उसको आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ये जो रिपोर्ट बना है ये रिपोर्ट सही है, और हो सकता है इसमें कुछ और भी पॉइंट्स को ऐड करना पड़े, तो वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और भी कुछ कुछ पॉइंट्स को उसमें क्या करेगा, वो एड ऑन कर देगा। तो वही हुआ कि रिपोर्टिंग करने का मतलब हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होगा, उस जो 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 एजेंसी होगा जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिसीजन करेगा कि ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए वो रिपोर्ट पढ़ के क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि ये रिपोर्ट जो है वो सही है या नहीं है। सही है तो उसको क्या करेगा, वो कर देगा कि ठीक है, इस प्रोजेक्ट को तुम कर सकते हो। तो वही लिखा, इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स टू द डिसीजन मेकिंग बॉडीज एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होंगे और जो पार्टीज उस पर वर्क करने वाले होंगे, उनके लिए ये रिपोर्ट क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा डिसीजन लेने में। सिक्स्थ पॉइंट आता है रिव्यू ऑफ ईआईए। रिव्यू ऑफ ईआईए कहने का मतलब वही बोले कि देखो, रिपोर्ट क्या हुआ, रिपोर्ट तैयार हो चुका था और एजेंसी के पास वो चला गया, तो जो रिपोर्ट तैयार हुआ उसको हम रिपोर्टिंग बोल दिए। अब वो रिपोर्ट क्या होता है, कंसर्न अथॉरिटी के पास जाता है ताकि वो उस पर क्या करे, डिसीजन ले सके। तो वही हुआ कि वो रिपोर्ट को क्या किया, पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, उसको लगा कि नहीं, जो जो इन्फॉर्मेशन आ गया वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको लगेगा कि नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन है, इसमें दो चार पॉइंट और भी ऐड करना चाहिए जो कि अभी इन लोगों से हट चुका है, तो वो क्या किया, वो दो चार पॉइंट को भी ऐड किया। तो उसने क्या किया, उस रिपोर्ट को रिव्यू कर दिया, मतलब उसको पढ़ा समझा, अगर ऐड नहीं करना था तो नहीं किया, ऐड करना था तो वो कर दिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली रिव्यू करना, कि जो भी उसमें ऐड है या नहीं है उसको हम कंसिडर किए, ऐड नहीं था तो ऐड करेंगे, अगर सफिशियंट है तो ऐड नहीं करेंगे। तो वही लिखा, इट एग्जामिन्स द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ईआईए रिपोर्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। वही बोला कि बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग होगा उसके लिए क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस मतलब वो कितना ज्यादा, वो रिपोर्ट जो तैयार होके आया है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर वो ऐड नहीं कर रहा है, अगर कंसर्न अथॉरिटी कोई भी अपना चीज उसमें ऐड नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि नहीं, रिपोर्ट जो बन गया वो तैयार अच्छा है, मतलब क्या हुआ कि
वो जो रिपोर्ट था वो सफिशियंट है। अगर उसको लगा कि नहीं ऐड करना चाहिए तो वो ऐड कर देगा। तो ये बोला इफेक्टिवनेस ऑफ ईआईए रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर नहीं ऐड किया तो ज्यादा इफेक्टिव है, अगर वो ऐड किया तो मतलब उसका इफेक्टिवनेस क्या है, कुछ कम है। तो यही हुआ बेसिकली। देखो रिपोर्टिंग कहने का मतलब सारा कुछ स्टडी के बाद एक रिपोर्ट तैयार हो गया। दूसरा चीज है कि जब रिपोर्ट तैयार हो गया तो उस रिपोर्ट को जब एग्जामिन करते ये सही है या गलत है, इसी को हम लोग कहते हैं रिव्यू ऑफ रिपोर्ट। बेसिकली इसका सिंपल मतलब यही होता है। और हम एक एक स्टेप इसका और बचता है, उसको नहीं, दो स्टेप्स और बचेगा, वो हम अभी देखते हैं। लास्ट स्टेप जो ईआईए प्रोसेस का होता है वो होता है पोस्ट मॉनिटरिंग। पोस्ट मॉनिटरिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो अभी तक जितना भी स्टेप हम लोग पढ़ रहे थे वो सारा स्टेप जो चारों छह स्टेप थे, ये तो लास्ट स्टेप है। 6 स्टेप जो अभी तक हमने स्टडी किए थे वो स्टेप प्रोजेक्ट जो होता है ग्राउंड पे आने से पहले होता है। मतलब वो सारा स्टेप अभी तक जो हम लोग किए थे वो ग्राउंड पे प्रोजेक्ट नहीं हुआ था। अभी तक हम लोग क्या करते, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सारा स्टेप्स किए थे। अब जो हम लोग ईआईए रिपोर्ट में सारा कुछ स्टडी करने के बाद जो ईआईए रिपोर्ट तैयार हो गया था, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब वो प्लांट एक बार बन चुका है तो वो प्लांट जो बना है वो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी को देखना, इसी चीज का देखना हम लोग बोलते हैं पोस्ट मॉनिटरिंग। मतलब जब प्रोजेक्ट ग्राउंड पे आ चुका है, ग्राउंड पे बन चुका है, अब वो वर्क में आ चुका है, रनिंग में आ चुका है, तो जो सारा कुछ वो रिपोर्ट में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं पोस्ट मॉनिटरिंग। तो जस्ट फॉर एग्जांपल कि यदि मान लीजिए कि यदि हम कहीं पे कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, सीवेज जहाँ पे सीवेज का क्या होता है ट्रीट करते हैं, तो जब हम उसका क्या करते हैं, कोई भी एक रोड, कोई भी एक जस्ट फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि रिफाइनरीज कोई ले लेते हैं। रिफाइनरीज में क्या हुआ कि जो भी वेस्ट जनरेट हुआ, अगर उसको वो रिवर में डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो जो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उसमें जो बीओडी कंसंट्रेशन जो हम लोग देखते हैं सिविल में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, उसका क्या होता है कि जो वाटर में जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको जीने के लिए 4 ppm का ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम लोग जो डिस्पोज ऑफ वेस्ट कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन का लेवल 4 ppm से कम है और अगर हम उसको डिस्पोज ऑफ कर दिए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा कि जो लाइफ है वो हैम्पर कर जाएगा, तो उस एक्वेटिक लाइफ हैम्पर कर जाएगा। तो उस चीज को कि वो जो वेस्ट डिकम्पोज कर रहा है उसका हमेशा स्टैंडर्ड एक मेंटेन होगा कि आपको मिनिमम 6 या 8 ppm तक का ऑक्सीजन रखना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में जाके उसके जो सीवेज ट्रीटमेंट, जो सीवेज वेस्ट जो रिवर में डाल रहा है, कभी कभी जाके चेक कर लेंगे जब रनिंग में प्रोजेक्ट आ जाएगा तो, कि इसका 4 ppm से कम है कि ज्यादा है। मतलब 8 ppm अगर हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 8 ppm आपको रखना ही है, 8 से अगर ज्यादा है तो ठीक है, 8 से कम है तो फिर दिक्कत है। तो वो हम क्या करेंगे, बीच बीच में जाके चेक करेंगे। तो इसी को कहते हैं पोस्ट मॉनिटरिंग। वही लिखा, दिस स्टेज कम्स इनटू प्ले वंस द प्रोजेक्ट इज कमीशन। इट चेक टू इंश्योर that the impact of project does not exceed the legal standard described in EIA रिपोर्ट। मतलब जो उसका रिपोर्ट स्टैंडर्ड में डिस्क्राइब था कि आपको इतना रखना है, उसमें उसका रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा एक्सीड, अगर उसका वो उसमें नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो इसी जो यही जो चेकिंग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली पोस्ट मॉनिटरिंग। अब ये पोस्ट मॉनिटरिंग, तो ये हो गया टोटल हम लोग का ईआईए स्टेप्स जो था, ईआईए प्रोसेस का जो भी सारा स्टेप्स था, 7 स्टेप्स, ये हो गया टोटल ईआईए हम किस तरह से किसी प्रोजेक्ट में करते हैं। तो जिसमें पहला स्टेप्स क्या था, स्क्रीनिंग, दूसरा क्या था स्कोपिंग, तीसरा था इम्पैक्ट एनालिसिस, चौथा था हम लोग का रिपोर्ट्स, पांचवा था रिव्यू रिपोर्ट्स, छठा था रिव्यू रिपोर्ट्स, और सातवां हो गया पोस्ट मॉनिटरिंग। बेसिकली मिटिगेशन को हम लोग एक तरह, मिटिगेशन का जो स्टेप्स था उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मिटिगेशन का जो स्टेप था उसको ये अभी एग्जांपल दिए कि हमको क्या करता है, जैसे कि अगर सीवेज को हम रिवर में फेंक रहे, अगर कंस्ट्रक्ट, अगर हमने कहीं पे प्लांट बनाया है तो उसका सीवेज कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ तो करना पड़ेगा। अगर हम उस सीवेज को डिस्पोज ऑफ एक्वेटिक लाइफ में रिवर में कर रहे हैं तो उससे ये तो फिक्स है कि वहां पे जब हम फेंकेंगे तो रिवर में पॉल्यूशन होगा, लेकिन वो पॉल्यूशन ज्यादा ना हो इसके लिए क्या करेंगे, एक अलग से ट्रीटमेंट प्लांट होता है। रिफाइनरीज जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होता है उसमें क्या होता है, एक अलग से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। तो जब हम सीवेज को, जब हम लोग का रिफाइनरीज के अंदर में काम हुआ, अब उस सीवेज को क्या करेंगे, रिवर में फेंकेंगे। तो अगर उसका पॉल्यूशन, अगर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं अगर उसका लेवल बहुत ज्यादा है तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट में उस वेस्ट को ले जाएंगे, ट्रीट करेंगे, और उस वेस्ट का जो भी पैरामीटर्स है उसको क्या करेंगे, एक लिमिटिंग रेंज में लाएंगे, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये क्या हुआ कि अगर डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ करते तो इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता।
रिवर के अंदर, तो उसको क्या किया, पहले सीवेज ट्रीटमेंट में भेजे, उसको ट्रीट किए, फिर डिस्पोज ऑफ किए। तो इससे प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है, बट वो प्रॉब्लम क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो इसी को कहते हैं मिटिगेशन करना। तो ये एग्जांपल मेरे उस टाइम दिमाग में नहीं आया था, अभी आया, तो हम बता दें कि मिटिगेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, कि प्रॉब्लम जो हो रहा है उस प्रॉब्लम को किसी तरह से हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये हो गया ओवरऑल ईआईए प्रोसेस का पूरा कंसेप्ट। अब हम उसका ईआईए का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडवांटेज ऑफ ईआईए, मतलब ईआईए के आने से क्या क्या फायदा हुआ उसको देखते हैं। जिसमें से पहला फायदा क्या, इट हेल्प्स टू इवेलुएट द फ्यूचर रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट। अगर जो प्रोजेक्ट हो रहा है उस प्रोजेक्ट से कोई फ्यूचर रिस्क अगर भविष्य में, इस जैसे जस्ट लाइक डैम का अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम डैम कहीं कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो अगर हम उस पर ईआईए करते हैं, तो ईआईए करेंगे तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर, अगर आज ये डैम कंप्लीट हो चुका है बन के, तो इससे आने वाले 100 साल तक में क्या क्या इससे प्रॉब्लम हो सकता है, उस चीज को हम पहले ही क्या करते हैं, हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं। तो वही बोला, इट हेल्प टू इवेलुएट द फ्यूचर रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा है, इट हेल्प टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब जो नेचुरल रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा था, उसको क्या कहता है, उसको ये रिड्यूस करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग जो रिवर फ्लो कर रहा था, अगर हम डैम नहीं बनाते, तो वो पानी तो ऐसे भी बह के क्या होता, ओशन में मिल जाता। हमने डैम बना दिया तो उससे क्या हुआ, वो पानी स्टोर हुआ, जिससे हम उस पानी से क्या किए, इरिगेशन के लिए भी यूज कर लिए, उसी पानी को हम लोग क्या किए, बिजली बनाने के लिए भी यूज कर लिए। तो जो नेचुरल रिसोर्स जो एज इट इज वेस्टेज हो रहा था, डायरेक्टली फ्लो करके रिवर में मिल रहा था, उस रिसोर्स को हमने, वाटर रिसोर्स को हमने क्या किया, हमने अपने काम के लिए, बिजली बनाने के लिए या फिर इरिगेशन के लिए, सब चीज के लिए क्या किया, यूज कर लिया। तो वही लिखा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। थर्ड पॉइंट है, इट प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। उसके बाद है, इट हेल्प्स टू इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड इट आल्सो हेल्प्स इन रिजॉल्विंग पब्लिक डिस्प्यूट्स। अब पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या होता है, हम अभी बताए थे कि जो ईआईए था उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व किया गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, जस्ट फॉर देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट, अगर हम किसी, हम हैं चाहे आप हैं, तो आपके एरिया में अगर कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उस एरिया का क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है, क्या क्या फैक्टर वहां पे सपोर्ट कर सकता है, ये उस एरिया के इंसान से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो यही हुआ कि लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करने से एक फायदा ये हुआ कि वो अपना, उनके भी एक्सपीरियंस को वो लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे ईआईए में। दूसरा चीज है कि अगर कोई मान लीजिए डैम का कंस्ट्रक्शन है, तो डैम कंस्ट्रक्शन तो अब 1-2 किलोमीटर में हो नहीं जाएगा, उसके लिए लगभग लगभग 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर का एरिया जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि अब उतने बड़े प्रोजेक्ट है, तो उसमें वहां के जो वहां जिस जिस जमीन पे वो डैम बनने वाला है, वहां पे जो पहले लोग रहते थे, उस लोग को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए सरकार दो काम करते हैं, या तो सरकार उसको पैसा दे देती है कि आप कहीं जाके शिफ्ट हो जाइए। दूसरा चीज ये है कि एक नया जगह पे पूरा उस तरह से कम्युनिटी बना देता है कि आप लोग यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाइए। तो अगर इस चीज से अगर वो खुश नहीं है, सरकार के दोनों स्कीम से अगर वो खुश नहीं है, तो उस केस में क्या करता है, वो लोग अपना आवाज उठाते हैं। तो अगर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होता है, तो पब्लिक और सरकार के बीच में बातचीत होता है, तो उनका जो भी कंसर्न प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। तो अगर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हुआ, एक तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, दूसरा है कि आप उसके जो लोकल इन्वायरमेंट का कंडीशन है, उससे आप उसके एक्सपीरियंस को, उस जगह पे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस को लेते हैं, तो उससे और बेटर एनालिसिस हो पाता है। तो वही हुआ कि इट इंश्योर द पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड ऑल्सो हेल्प टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि यदि कोई प्रोजेक्ट जो बनता है, वो प्रोजेक्ट क्या होता है, जब जैसे प्रोजेक्ट का ईआईए कर लिया गया है, अब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे शुरू होने वाला है, तो अगर आज से शुरू होने वाला है, तो इससे पहले क्या होता है, जो लोकल न्यूज़पेपर होता है, उस न्यूज़पेपर में उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट छप जाता है। तो अगर वो एडवर्टीजमेंट एक बार छप गया है, तो अगर उस एडवर्टीजमेंट छप गया है कि अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो अगर लोकल पीपल को उस प्रोजेक्ट से कोई तरह का प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या होता है कि अपनी आवाज उठा सकते हैं, और वो आवाज उठा करके क्या होगा, वो चले जाएंगे एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, जाके अपना अप्लीकेशन डालेंगे। तो अगर वो चीज आज छप चुका है, और आज से बस उसको 20 दिन का टाइम है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लोकल पीपल को कोई प्रॉब्लम है, तो वो एसपीसीबी के पास जाके अपना प्रॉब्लम को रख सकता है। लेकिन वो 20 दिन के अंदर में, 20 दिन के बाद अगर वो प्रॉब्लम रखता है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर किसी तरह का सुनवाई
नहीं होगा। तो उसके पास टोटल 20 दिन का टाइम रहता है, जिस टाइम में वो क्या कर सकता है, अपना प्रॉब्लम को रख सकता है एसपीसीबी के पास। कौन? लोकल पीपल, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है उस प्रोजेक्ट से। तो जब वो एडवर्टीजमेंट एक बार पेपर में आ चुका है उसके 20 दिन पे, तो वही लिखा, आफ्टर द इन्वायरमेंट ईआईए क्लियरेंस वंस द एडवर्टीजमेंट हैज बीन पब्लिश्ड इन द लोकल न्यूज़पेपर टू इन्फॉर्म लोकल पीपल अबाउट द प्रोजेक्ट, देन दे कैन रेज देयर कंसर्न बिफोर एसपीसीबी विद इन 20 डेज। 20 दिन के अंदर में ही उसको रखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ क्या हुआ, एडवांटेज हुआ। कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ ईआईए क्या होता है? डिसएडवांटेज ऑफ ईआईए पहला होता है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब कोई एक डेम इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो तो एक दो दिन का प्रोजेक्ट है नहीं, तो उसके ऊपर अगर हम ईआईए को लाते हैं तो ईआईए आने से क्या हो जाता है कि उस प्रोजेक्ट, अगर डेम का प्रोजेक्ट पे अगर हम ईआईए करते हैं तो उसमें ईआईए में क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। उसके ऊपर हर एक चीज को जब बारीकी से स्टडी करते हैं तो उस केस में वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है उस प्रोजेक्ट में, कि सिर्फ ईआईए करने का। तो वही लिखे, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर किसी प्रोजेक्ट पे ईआईए कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। दूसरा है, इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड मैन पावर। अब जब ईआईए कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके करने के लिए तुरंत में हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें मनी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है अलग से करना। दूसरा चीज क्या है, मैन पावर, और बहुत सारे लोग का भी जरूरत होता है। अब डेम का प्रोजेक्ट है तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही लोग मिल करके पूरा डेम का ईआईए कराएंगे जाके, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसमें क्या होगा कि अलग अलग तरह के एक्सपर्ट उसमें आएंगे, कुछ लोकल लोग को भी रखा जाएगा, कुछ अलग अलग आईआईटी से, एनआईटी से, या फिर बहुत बड़े हाई लेवल अथॉरिटी आईएएस आईपीएस रैंक के जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा, उन लोग को उसमें क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो क्या हुआ कि उसमें बहुत सारा, और उनको यूज करने के लिए उनको बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट पेड भी करना पड़ेगा। तो वही है कि इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड मैन पावर। तो बेसिकली ये ओवरऑल हो गया ओवरव्यू ऑफ ईआईए। ईआईए किस तरह, ईआईए होता क्या है, ईआईए किस तरह से इवॉल्व किया, ईआईए में कौन कौन सा प्रोसेस होता है, और फिर उसका एडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ। तो ये ओवरऑल ईआईए का सब कुछ हो गया। आज के लिए थैंक यू।